मूवी शुरू होती है 20,000 साल पहले प्रीहिस्टोरिक एरा में। एक ट्राइबल ग्रुप अपने लीडर ताओ के साथ बाइसन के शिकार की तैयारी कर रहा है। वे भाले की एक दीवार बनाते हैं जो बाइसन को चट्टान की ओर भगा देती है, लेकिन उनमें से 3 वापस आते हैं। तभी एक बैल ताओ के बेटे केडा के पीछे चला जाता है। उसे अपनी सींगों से बेरहमी से घायल करने के बाद वह उसे चट्टान के किनारे तक ले जाता है, जहां ताओ के उसको को मारने के बाद केडा नीचे में गिर जाता है। यह सब 1 हफ्ते पहले शुरू होता है, जब ट्राइब के बच्चों की भाला बनाने की कला का टेस्ट किया जाता है और उसमें केवल केडा और उसका दोस्त कप्पा पास होता है। इसलिए उन्हें सर्दियों के आने से पहले लास्ट शिकार के लिए चुना जाता है। एक ट्राइबल रिचुअल में उनकी बॉडी को मार्क किया जाता है। पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें ग्रुप के हाथों पीटा जाता है। उसके बाद वो शमेन के पास ब्लेसिंग लेते हैं। सोने का नाटक करते हुए केडा ने ताओ और उसकी मां रो को बात करते हुए सुन लेता है। रो को नहीं लगता कि वह शिकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह अपने दिल से सोचता है, अपने भाले से नहीं। लेकिन ताओ का मानना है कि केडा को अपना रोल निभाना चाहिए और खुद को ट्राइब के लिए प्रूव करना चाहिए। अगली सुबह शिकारी ग्रुप अपने परिवार को अलविदा कहकर और शामन की ब्लेसिंग लेकर निकल जाता है। रो केडा को फर का एक एक्स्ट्रा पीस भी देती है। पार्टी अपने एंसेस्टर द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर पूरे देश की यात्रा शुरू करता है, जिन्होंने रॉक मूर्तियों की एक सीरीज बनाई है जो उनके पीछे चलने के लिए एक निशान छोड़ती है। उनके हाथ की पेंटिंग उस दिशा की ओर इशारा करती है जो उन्हें शिकार के मैदान की ओर ले जाती है। जर्नी के दौरान वो ताओ के एक पुराने दोस्त शी के लीडरशिप में एक और शिकारी ग्रुप आता है, जिसने हाल ही में अपना बेटा खोया है। फिर दोनों ग्रुप एक साथ जर्नी शुरू करते हैं। जब भी मौका मिलता है केडा खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आग शुरू नहीं कर पाता और सूअर को भी नहीं मार पाता जो और लोग पकड़ कर लाए थे, इसलिए वह फेलियर होने जैसा महसूस करता है। एक रात जब वे आग से सेक रहे हैं, वे अपने पीछे एक शोर सुनते हैं, इसलिए वे तेजी से डिफेंसिव स्थिति में आ जाते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो वे आराम करने लगते हैं, जो एक गलती साबित होती है। एक केव लायन अचानक बाहर कूदता है और कप्पा को पकड़ लेता है, जिसे वह खाने के लिए ले जाता है। अगली सुबह ग्रुप एक केयर्न का निर्माण करते हैं, कप्पा को एक मेमोरियल सर्विस देने के लिए जो किसी की आत्मा के बाद के जीवन के पारित होने का प्रतीक है। जर्नी केवल शिकार और आराम करने के लिए रुकने के साथ जारी है। एक शाम जब उन्हें एक बड़ी और सोने के लिए सेफ गुफा मिलती है, तब ताओ केडा को उसकी तरह स्टार्स का टैटू बनाता है। इस तरह वह हमेशा घर का रास्ता खोज लेगा। एट लास्ट उन्हें डंप का एक निशान मिलता है जो उन्हें स्टेपी बाइसन के झुंड तक ले जाता है, जो हमें कहानी की शुरुआत में वापस लाता है। जैसे ही वह गिरता है, केडा एक खुरदरी चट्टान के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसलकर एक और लेज पर गिर जाता है, जहां पर उसका पैर टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेटे को बचाने के लिए ताओ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही शिकारी उसे रोकते हैं, यह बताते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। जब लोग बाइसन को ले जाने के लिए स्लेज लाते हैं, ताओ चट्टान के किनारे पर रहता है, सैड होकर रोता है। अब जबकि उनके शिकार को इक्वल रूप से बांट दिया गया है, शी की पार्टी अपने घर लौटने के लिए खुद ही निकल जाती है। ताओ के ग्रुप के पास अपने लीडर को समझाने से पहले जर्नी की एक आखिरी रात है। अगली सुबह ताओ एक और कैयर्न बनाता है, जबकि दुख के आंसू गिरते रहते हैं। कई घंटे बाद एक गिद्ध केड़ा पर उतरता है और उसे खाने की कोशिश करता है और उसे जगाता है। गिद्ध को गर्दन उससे दूर धकेलने के बाद उसे पता चलता है कि वह किस हालत में है। अपने टूटे हुए पैर को पीछे खींचकर केडा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और वो वहीं लटका रहता है। थोड़ी ही देर के बाद एक तूफान आता है और उसके नीचे की जमीन में बाढ़ आने लगती है। तभी केडा को वह समझ में आता है कि उसे क्या करना है और अपनी पकड़ को छोड़ देता है, पानी में कूदता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह अगली सुबह जागता है, बारिश बंद हो गई है और बाढ़ कम हो गई है। एक पूडल से पानी पीने के बाद और अपने घायल पैर को जोड़ते हुए केडा धीरे धीरे चट्टान के टॉप तक वापस जाता है। वहां उसे वह मेमोरियल मिलता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन केडा को जब पता चलता है तो हताश होकर उसे तोड़ देता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और उसे अपने घर का रास्ता खुद ही खोजना होगा। केडा अकेले जर्नी करना शुरू करता है। वह खुद कीड़े खाता है, अपनी कैंटीन को किसी भी पूडल से भर लेता है और सेफ रूप से सोने के लिए पेड़ों पर रात शिकारियों से दूर चढ़ जाता है। जब भेड़ियों का एक झुंड उसे दिन के मध्य में पाता है तो केडा एक पेड़ फिर पर से चढ़ता है। लास्ट में चढ़ने से पहले उसका पैर भेड़िया पकड़ लेता है। वह उसको एक छुरे घायल करता है। वह पेड़ के ऊपर तब तक रहता है जब तक भेड़िए इंतजार करते करते थक नहीं जाते और वे सभी छोड़कर चले जाते हैं।
भेड़िया घायल हो जाता है। वह उसे खत्म करने के लिए भाला तैयार करता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता, इसलिए वह उसे अनदेखा करने का डिसाइड करता है। उसका रोना बहुत सुनने के बाद कीड़ा उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसके मुंह को बांधता है ताकि वो काटे नहीं। वह भेड़िए को उठाता है और उसके घाव को साफ करने के लिए झील में ले जाता है, पर वे वहां अधिक समय तक आराम नहीं कर सकते क्योंकि पास में लकड़बग्घा है। इसलिए केडा भेड़िए को एक गुफा में ले जाता है जहां वे सुरक्षित रूप से सो सकें। अगली सुबह केडा हड्डियों के पास एक मोर्टार ढूंढता है और इसका यूज एक प्लांट का साल्वे बनाने के लिए करता है। वह अपने पैर पर उसे लगाता है जबकि भेड़िया अपने मुंह को छुड़ाने करने की कोशिश करता है। यह देखकर केडा अपने पानी को उसके साथ बांटने का फैसला करता है, जिसे भेड़िया लास्ट में बहुत सारा गुर्राने के बाद एक्सेप्ट करता है। केडा अपनी माँ के दिए गए फर से घाव को साफ करता है और कीड़ों को भेड़िए के साथ बांटता जाता है, लेकिन कीड़े खुद को खिलाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए केड़ा आखिरकार अपना पहला शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक खरगोश को एक पत्थर से मारता है और इसे पकाने के लिए आखिरकार फायर शुरू कर लेता है। भेड़िया खरगोश को उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन केड़ा जल्दी से दूर धक्का दे देता है। उसे लीडरशिप का सबक को आता है और अपना डोमिनेंस स्थापित करता है जो उसके पिता ने उन्हें सिखाया था। वो हमेशा पहले भोजन करके और बाद भेड़िए को खिलाता है। हालांकि भेड़िया अभी भी उसे इसे छूने नहीं देता। सर्दी जल्दी आ रही थी और केड़ा को बर्फ गिरने से पहले घर का रास्ता खोजना पड़ेगा। उसे नहीं लगता कि वह इसे अपने पिता के बिना कर सकता है, लेकिन उसे प्रयास करना होगा। वो ठीक होने के बाद केडा गुफा छोड़ देता है और वापस अपने रास्ते चलना शुरू कर देता है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करता, चाहे वह कितनी भी बार उसे जाने के लिए कहता है। आखिरकार केडा अपनी जर्नी में भेड़िए को साथ ले लेता है, यहाँ तक कि उसे सीटी की आवाज में आने की ट्रेनिंग भी देता है। एक साथ शिकार करने का उनका पहला प्रयास सफल नहीं होता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वे अपने हमलों को सिंक करने और बहुत अधिक प्रयास किए बिना अपने शिकार करने का एक तरीका खोज लेते हैं। रात में केडा यह चेक करता है कि वे उसके हाथ पर बने स्टार टैटू का उपयोग करके सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और भेड़िया उसके बगल में सोना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे अब छूने भी देता है। उसने उसका विश्वास हासिल कर लिया है। झील में नहाने और मछली पकड़ने के बाद केडा भेड़िए का नाम अल्फा डिसाइड करता है। उनकी यात्रा में इतना समय लग रहा है कि सर्दी आखिरकार शुरू हो जाती है और बर्फ पड़ने लगती है। एक शाम जब वे अलाव के पास भोजन कर रहे होते हैं तो उनके पास का एक झुंड आता है जो अल्फा के परिवार के रूप में निकलते हैं। यह जानकर कि अपनों को याद करना कैसा होता है, केडा अल्फा को उनके साथ जाने के लिए कहता है। इसलिए अब वह अकेले यात्रा करना जारी रखता है। जैसे समय गुजरता है, बर्फीला तूफान का आना अधिक आम हो जाता है, इसलिए केडा को हर दिन चलने में कठिनाई हो रही है। एक और तूफान में चलने के कुछ दिनों के बाद उसे अल्फा और उसका झुंड दिखता है, लेकिन जब वह उनकी ओर दौड़ता है तो उसके पैरों के नीचे बर्फ टूट जाती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। उसकी मां का दिया हुआ फर और उसके अधिकांश औजार तैरने लगते हैं। केडा अपने चाकू से बर्फ पर वार करता है और अल्फा उसे बाहर खींचने के लिए कोशिश करता है। वे दोनों फिर से एक साथ यात्रा करने लगते हैं और बाद में उस रात केडा अपने ठंडे शरीर में कुछ गर्मी वापस पाने के लिए अल्फा को गले लगाकर सोता है। कुछ और दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक रास्ता मिलता है जो उन्हें एक झोपड़ी तक ले जाता है, जहां खाना न मिलने पर उसके मालिक की मौत हो गई है। केडा धनुष उठा लेता है और शिकार करने के लिए तीर भी ले लेता है। तभी वह अचानक खांसी से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच पाते हैं। उनके पीछे हाइना है और उनके आगे एक बहुत ही खतरनाक तूफान है, इसलिए वे तब तक दौड़ते हैं जब तक उन्हें छिपने के लिए एक गुफा नहीं मिल जाती। वो एक लायन केव में जाते हैं जो खाली नहीं है। तभी एक लायन उन पर हमला कर देता है। अल्फा उसका जमकर मुकाबला करता है, जबकि केडा अपने धनुष पर तीर डालता है, सही जगह को मारने के लिए प्रयास करता है। वह शेर को मारने और अल्फा को बचाने में सफल हो जाता है, पर वो से भारी रूप से घायल हो जाता है। जब वे बर्फीले तूफान के बीच बहुत धीमी गति से यात्रा करते हुए वापस जाते हैं, उन्हें मूर्ति दिखाई देती है जो रास्ते को मार्क करती है। केडा समझ जाता है कि वो करीब है। एक रात जब उत्तरी रोशनी उनके ऊपर दिखाई देती है तो यह मानता है यह उनके पूर्वजों का संकेत है और वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर अल्फा चलते रहने के लिए बहुत कमजोर है और एक दिन वह अंततः गिर जाता है। वो अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए केडा भेड़िए को अपनी गोद में उठा लेता है
ये इग्नोर करते हुए कि वह भी कमजोर है और उसकी खांसी से खून निकल रहा है। केडा भी बेहोश होकर गिर जाता है। वो सपने में वह बातचीत याद करता है जिसे उसने अपने माता पिता से जाने से एक रात पहले सुना था। रो को चिंता न करने से रोकने के लिए ताओ ने कहा था कि उसका केड़ा खुद से भी ज्यादा मजबूत है। अपने पिता के उस पर विश्वास से प्राप्त नई शक्ति के साथ केडा जागता है और अल्फा को फिर से उठाता है। तूफान के बीच में से चलना शुरू करता है। जब तक कि वे अपने ट्राइब में वापस नहीं मिल जाते, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। और ताओ रोते हुए बेटे को बताता है कि उसे उस पर कितना गर्व है। उसे और भेड़िए को तंबू में ले जाने से पहले उसकी देखभाल की जाती है। केडा को पैच अप करने और खिलाने के बाद जादूगर अल्फा की जांच करता है। वो जान जाता है कि इसकी समस्या क्या है। अल्फा वास्तव में मादा है और वह जन्म दे रही है। सभी पिल्ले सुरक्षित और स्वस्थ पैदा होते हैं और ट्राइब उनका परिवार के हिस्से के रूप में स्वागत करती है। कुछ वर्षों बाद पिल्ले भेड़िए बन गए। उन्हें शिकारियों को भागीदारों के रूप में सौंपा जाता है और सर्दियों से पहले अगले महान शिकार पर ले जाया